नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम बैकग्राउंड की बात पहले करते हैं। WHO देखो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। काम क्या है? काम ये है वर्ल्ड में हेल्थ और डिजीज रिलेटेड इश्यूज की गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, वर्ल्ड में विभिन्न डिजीज को इरेडिकेट करना और इसके लिए वर्ल्ड के रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। WHO की हेल्थ असेंबली में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है एक बोर्ड के द्वारा, WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इस बोर्ड में देखो टोटल 34 मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स को चुना जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। इस बोर्ड की एक साल में 2 बार मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, एक बार जनवरी में और एक बार मई में। अब इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है इंडिया को। 22 मई से इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं वो इस बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे। अभी तक जापान के जो मेंबर थे वो चेयरमैन थे इस बोर्ड के। इंडिया को देखो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन ऐसी सिचुएशन में चुना गया है जब WHO को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस महामारी से निपटने में WHO ने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी WHO में। काफी दिनों से ये वायरस चाइना में एक्टिव था, फिर भी WHO ने वर्ल्ड को आगाह नहीं किया और WHO ने जब वर्ल्ड को इन्फॉर्म किया इस वायरस के बारे में तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोप यह भी लगता है कि WHO चाइना की एक कठपुतली के तौर पे काम कर रहा है। मतलब इंडिया ने ऐसे समय में इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की लीडरशिप संभाली है जब चारों दिशाओं से ये मांग उठ रही है कि WHO में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। रिफॉर्म्स जैसे कि WHO को इंपावर किया जाए और ज़्यादा कैपेबल बनाया जाए ताकि WHO कॉम्प्लेक्स हेल्थ सिचुएशन से डील कर सके। जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें रियल वॉइस प्रोवाइड की जाए। WHO के अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, वर्किंग में परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग रीजन्स की ज़्यादा गहराई से ओवरसाइट होनी चाहिए, यानी ज़्यादा गहराई से सुपरविजन होना चाहिए। आरोप ये लगता है WHO पर कि कुछ रीजन्स पर WHO ज़्यादा ध्यान देता है लेकिन कुछ रीजन्स में WHO ज़्यादा ध्यान नहीं भी देता है। और सबसे लास्ट में यह भी इंश्योर करना जरूरी है कि सस्टेनेबल बेसिस पर WHO को फंडिंग मिलती रहे और फंडिंग को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है इसमें भी ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जिनको WHO में लाने की आवश्यकता है। इंडिया ने भी समय समय पर इन रिफॉर्म्स की वकालत की है। जैसे हाल ही में G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते हुए कहा था कि WHO में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। तो अब देखो जबकि इंडिया WHO में लीडरशिप रोल अख्तियार करेगा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा इन रिफॉर्म्स की और ज्यादा एनर्जी के साथ वकालत करने की। देखो अगर WHO की परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करें पिछले कुछ सालों में, कुछ डिजीज ऐसे हैं जिनको इरेडिकेट करने में WHO ने अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पूरी तरह से ट्यूबरक्लोसिस खत्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को कम करने में WHO ने अच्छा रोल प्ले किया है। स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है, HIV के केसेस कम हुए हैं। तो इन डिजीज को टैकल करने में WHO ने अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन इबोला और अब ये कोविड-19, इन डिजीज को अच्छे से टैकल नहीं किया गया है WHO के द्वारा। इसीलिए मांग की जाती है कि ये सब रिफॉर्म्स WHO में आने चाहिए ताकि WHO आगे से कम अच्छा काम करें। और फिलहाल देखो सिचुएशन ये भी है कि विभिन्न देश मांग कर रहे हैं कि एक ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि ये वायरस आखिरकार ओरिजिनेट कहां से हुआ। जबकि चाइना नहीं चाहता कि इस इशू पर कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, तो प्रेशर होगा इंडिया पर। एक तरफ USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश
जो पब्लिकली ये डिमांड कर चुके हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। और देखो, ये वो देश हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे क्वाड जो ग्रुप है इंडो पैसिफिक रीजन में, उनका मेंबर है इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, यूएसए भी और जापान भी। तो इंडो पैसिफिक रीजन में आप कह सकते हो ये इंडिया के पार्टनर कंट्रीज हैं। तो ये तो इंडिया को बोलेंगे ना, अब इंडिया के पास लीडरशिप रोल है कि भाई इंडिया, आप भी एज ए लीडर इस बात को लेके हमारा समर्थन करो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस इशू पर। तो इंडिया के ऊपर दबाव और आएगा कि इंडिया एज ए लीडर इस बात की वकालत करे। दूसरा देखो, ताइवान का इशू है। ताइवान लंबे समय से WHO का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना नहीं बनने देना चाहता। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही एक प्रोविंस है, तो अलग से मेंबरशिप देने की आवश्यकता नहीं है ताइवान को। तो अब इंडिया के पास लीडरशिप रोल आ गया WHO में, तो इंडिया पर भी प्रेशर होगा कि भाई आप लीडर हो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, आप भी इस मांग का समर्थन कीजिए कि ताइवान को WHO का मेंबर बनना चाहिए। ताइवान ने देखो वैसे इस महामारी की सिचुएशन में इंडिया को इक्विपमेंट्स भी सप्लाई किए, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया एज ए लीडर इन मांगों का समर्थन करेगा? देखो, अगर इंडिया के पास्ट को देखें तो पास्ट से यह पता लगता है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से कतराता है। इंडिया के बारे में यह भी बोला जाता है, इंडिया हमेशा फेंस पर बैठा रहता है, ना तो आगे की साइड जाता है ना ही पीछे की साइड। मतलब एक स्टैंड इंडिया नहीं ले पाता है इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। जबकि देखो, आपको अगर लीडर बनना है, एक तरफ इंडिया चाहता है कि हमें वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज लीडर माने, ग्लोबल लीडर की भूमिका में तो इंडिया आना चाहता है, बट प्रॉब्लम यही है कि इंडिया स्टैंड नहीं लेना चाहता। जैसे देखो, ताइवान के इशू पर अभी तक इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि चाइना इससे नाराज हो जाएगा, इसीलिए कभी इंडिया ने चाइना को ताइवान के इशू पर नाराज नहीं किया है। लेकिन जबकि देखो, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, यूएन में, दूसरे मंचों पर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद करता है चाइना इंडिया को कंटेन करने के लिए। अदरवाइज देखो, चाइना और पाकिस्तान के बीच इतनी गहरी दोस्ती का कोई मतलब बनता ही नहीं है। रीजन एक ही है, इंडिया। इंडिया को कंटेन करने के लिए ये दोनों देश एक साथ आए हैं। और अभी तो चाइना इंडियन ओशन में भी अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज करता जा रहा है। साउथ एशिया में चाइना इंडिया के इन्फ्लुएंस को कमजोर करता जा रहा है। इंडिया नेपाल के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया। इवन कुछ लोग तो, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि नेपाल ने लिपू लेक के पास जो सड़क बनी है मानसरोवर यात्रियों के लिए, उस सड़क का विरोध इसलिए किया है कि चाइना ने उन्हें उकसाया है। चाइना ने इशारा किया है नेपाल को कि आप इसका विरोध कीजिए और बोलिए कि ये काला पानी के अंदर में आती है सड़क और इस पर आपका हक नहीं है, इंडिया हमसे हमारा एरिया छीन रहा है। तो ये नेपाल ने चाइना के इशारे पर किया, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो कहने का मतलब यही है, चाइना देखो वर्ल्ड के विभिन्न इश्यूज पर इंडिया का साथ नहीं देता। इवन NSG में भी इंडिया को मेंबरशिप नहीं लेने दे रहा है चाइना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी नहीं लेने दे रहा है। तो फिर इंडिया को चाइना का क्या डर है, ऐसा आज के राइटर बोलते हैं। अब वक्त आ गया है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट भी बड़े इश्यूज पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। और सबसे बढ़िया मौका है अभी, जब इंडिया WHO में लीडरशिप रोल प्ले करने जा रहा है। तो इंडिया को एज ए लीडर इस इशू पर स्टैंड लेना चाहिए कि ताइवान भी अगर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेंबर बनता है तो इंडिया सपोर्ट करेगा। इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि यह वायरस आखिरकार ओरिजिनेट कैसे हुआ। अगर इंडिया स्टैंड नहीं लेता है तो इंडिया अपने आप को एज ए ग्लोबल लीडर इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया के जो पार्टनर कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी इंडिया से बहुत कम होगी। उनको भी लगेगा कि इंडिया बोलता बोलता है, कुछ करता नहीं है। मतलब कुछ करने की बात आती है तो इंडिया सिर्फ फेंस पर बैठा रहता है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।